आप अपने घरों में देखते हो, जैसे पंखा हुआ, अलमारी हुई, जिस बर्तनों में आप खाना खाते हैं, वो सब किस चीज़ की बनी होती है? हाँ, वो धातु की बनी होती है। क्या? मेटल की। तो आज हम पढ़ेंगे धातु के बारे में। तो आज का हमारा विषय क्या है, प्रकरण क्या है? धातु। हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे तत्व हैं, है ना? जो ज्ञात तत्व है, रासायनिक तत्व है, उनको धातुओं और अधातुओं में विभाजित किया गया है। जो जितने भी ज्ञात रासायनिक तत्व हैं, उनका 3/4 भाग लगभग धातु है। धातु इस पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती है और संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। संयुक्त अवस्था मतलब क्या होगा? वह अवस्था जिसमें धातु किसी और के साथ मौजूद होती है। जैसे हमारी पृथ्वी पर जो पदार्थ है, ऐसे पदार्थ जिसमें तत्व और यौगिक दोनों पाए जाते हैं, है ना? तत्व और यौगिक दोनों पदार्थ पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। अब खनिज कहाँ प्राप्त होते हैं हमें? खनिज किधर प्राप्त होते हैं? खनिज हमें खदानों में प्राप्त होते हैं, है ना? तो ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थ जो हमें खदानों से प्राप्त होते हैं, खनिज कहलाते हैं। और उन खनिजों में से विशेष रूप से जब हमें धातु मिलती है तो वे क्या कहलाते हैं? धात्विक खनिज। जैसे कि लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सब क्या हुआ? खनिज हुए। और खनिज जो है सिर्फ धातु ही नहीं प्राप्त होते, अधातु भी प्राप्त होते हैं। जैसे कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, है ना? तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? खनिज हमें खदानों से प्राप्त होते हैं। इन खनिजों को, अयस्क को जब शुद्ध करके उपयोग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहा जाता है। तो हम धातु और अधातु को हम कैसे जान पाएंगे? धातु और धातु की कोई विशेष परिभाषा नहीं है, कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। धातुओं की को हम उसके विशेष रूप से बाह्य गुणों के आधार पर हम उसको बता सकते हैं। जैसे कि धातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, धातु चमकीली होती है, आघातवर्धनी होती है, तन्यता होती है। तो इस प्रकार से धातु को हम क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। तो हम धातुओं को कैसे पहचानेंगे? धातुओं को हम उसके बाह्य गुणों के आधार पर पहचानेंगे। तो आज हम विशेष रूप से उसके गुणों का अध्ययन करेंगे। धातु के कौन कौन से गुण होंगे? भौतिक गुण और रासायनिक गुण। पर आज हम विशेष रूप से भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा उप प्रकरण क्या है? धातु, भौतिक गुण धातुओं के। ठीक है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम धातुओं का कौन सा गुण देखेंगे? सबसे पहले हमारा धातुओं का पहला गुण होगा भौतिक अवस्था। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये लोहे की छड़ है, लोहे की रॉड है। अब अगर मैं आंख बंद करके इसको छूते हैं, है ना, तो हमें ये कैसी लगती है? हमें कैसी लगती है? हमें ठोस लगती है। तो हम सबसे पहले हम धातु का क्या गुण मानेंगे कि ये धातु जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है। पर ऐसा नहीं है, सभी धातुएं अलग अलग तरीके से ठोस होती है। पर हर धातु ठोस होती है, पर उसका भी एक अपवाद होता है। अपवाद मतलब कि इससे कुछ अलग गुण पाया जाता है। जैसे कि पारा ऐसी धातु होती है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा भी एक धातु है। पारा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मर्क्यूरी बोलते हैं। तो वो भी द्रव अवस्था में सामान्य ताप पर पाई जाती है। तो यह जो धातु की भौतिक अवस्था के गुण का अपवाद है। ठीक है, तो पहला धातु का पहला गुण कौन सा है? भौतिक अवस्था। दूसरा जो उसका धातुओं का मुख्य गुण है वो है उसकी चमक। मतलब धातुएं जो हैं वो चमकदार होती है, चमकदार होती है। जैसे आप लोग सभी आभूषण पहनते हैं, सोने के आभूषण पहनते हैं, चांदी के आभूषण पहनते हैं, तांबा इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब क्या चीज़ें
चमकीली होती है। अब जैसे आपने चांदी की पायल पहनी होगी, लड़कियों ने चांदी की पायल पहनी होगी, बहुत समय तक यूज़ करने पर वो काली पड़ जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो धातु काली हो गई है। परंतु क्या होता है, अगर अपन अच्छे से उसको धो दो और साफ कर दो तो वापस क्या होती है, चमक उठती है। तो धातु का एक ये मुख्य गुण होता है कि वे चमकदार होती है। अब धातु क्यों चमकती है, धातुओं की चमकने का कारण क्या होता है? धातु प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकती है। धातु की सतह जो होती है वह चिकनी होती है और उस पर प्रकाश का परावर्तन होता है। इस कारण जो है धातु जो होती है चमकदार होती है। ठीक है, तो आज अभी हमने दो मुख्य गुण कौन से देखे, एक भौतिक अवस्था देखी है, दूसरा है चमकदार। तीसरा गुण हम कैसे, तीसरा गुण यह है, जैसे ये धातु है, इस धातु को क्या मैं मोड़ सकती हूँ, या मैं चाकू से इसको काट सकती हूँ, या हाथ से तोड़ सकती हूँ? क्या नहीं तोड़ सकती। क्यों नहीं तोड़ सकती? क्योंकि धातु जो है कठोर होती है। ठीक है, तो तीसरा धातुओं का तीसरा प्रमुख गुण है कठोरता। ठीक है, धातु का तीसरा प्रमुख गुण है कठोरता। और जो लगभग सभी जो धातु होती है वो अपनी कठोरता के हिसाब से होती है, परंतु इसमें भी अपवाद है। अपवाद मतलब इस गुण से हटकर कुछ विशेषता होती है। मतलब कोई कुछ धातु, कौन सी धातु, सोडियम धातु और पोटेशियम धातु, ये दो विशेष धातु होती है जो कि कठोर न होकर मुलायम होती है। इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये धातुएं कौन सी धातु कहलाती है, मुलायम धातु। तो सोडियम धातु और पोटेशियम धातु जो होती है वो मुलायम होती है। ठीक है, अब देखेंगे हम कि जैसे ये धातु है, इस धातु को मैं किसी कठोर वस्तु पर मारती हूँ, क्या सुनाई दे रहा है आपको, इसमें से आवाज उत्पन्न हो रही है। मतलब कि धातु जब किसी कठोर वस्तु से टकराती है तो क्या उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। तो धातु का अगला गुण है, धातु जो है ध्वनि उत्पन्न करती है, ध्वनिकता होती है उसमें। धातु जो है ध्वनिकता उत्पन्न करती है। अब जैसे आपने स्कूल की घंटी देखी है, जिसमें लोहे के घंटी होती है और मारने वाले पे फिर बजाते हैं तो क्या होता है, आवाज़ उठती है। आप मंदिरों में पूजा करते हो तो घंटी बजाते हो, तो दोनों धातु की चीज़ होती है, कठोर चीज़ होती है, और क्या करती है, आवाज़ उत्पन्न करती है। तो धातु का एक ध्वनिकता भी एक प्रमुख गुण है। अब जैसे आप अब देखो कि ये मैंने ग्लास में पानी लिया है और मैंने ये पहले कील है लोहे की, उसको डाला, तो क्या देखते हो आप, ये नीचे जाके गिर गई। ठीक है, पर मैंने ये प्लास्टिक का बनाई हुक इसमें डाला तो ये नीचे नहीं गिरता। इसका कारण क्या है कि जो लोहा है, लोहा धातु है और धातु का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए जो कील थी वो नीचे जाके डूब गई। परंतु जो प्लास्टिक का घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम है, इसलिए वो पानी में तैर रही है। इसलिए धातु का अगला गुण है घनत्व, जिसमें अधिकतर धातुओं का घनत्व अधिक होता है, इसलिए वो पानी के अंदर डूब जाती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र इतने बड़े बड़े रहते हैं और उस पर जहाज इतने बड़े बड़े तैरते रहते हैं, ये कैसे होता है, क्योंकि जहाज भी तो लोहे के बने होते हैं। इसका कारण ये होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत के द्वारा क्या कहा गया है कि जो वस्तु का आयतन जब ज़्यादा होता है उसके भार से, है ना, तो उसके माध्यम से जैसे जहाज का जो आयतन है वो अधिक होगा, भार से उसका आयतन जब अधिक होगा तो जहाज के नीचे की आयतन से जितना भी है वो पानी हट जाएगा, और उस पानी की जो शक्ति होगी उससे जहाज जो है वो समुद्रों पे तैरता है। इसलिए लोहे के बड़े बड़े जहाज जो है वो समुद्र पे तैरते हैं। परंतु हर धातु जो रहती है उसका घनत्व जो है वो पानी की तुलना में अधिक होता है, परंतु इसमें भी अपवाद है। इसमें क्या अपवाद है, सोडियम धातु, सोडियम और पोटेशियम धातु।
सोडियम और पोटेशियम धातु जो होती है उनका घनत्व जो है वो कम होता है। उनको अगर पानी में डालेंगे तो वो डूबती नहीं है, वो पानी के ऊपर क्या करती है, तैरती है। तो एक सोडियम और पोटेशियम धातु का घनत्व दूसरी धातुओं की तुलना में कम होता है। अब अगला गुण है धातु का उसका लचीलापन। लचीलापन, धातु ठोस होती है, कठोर होती है, परंतु उसको पीट पीट के मार के लंबे तारों में भी विभक्त किया जाता है, पतले पतले तारों में भी उपयोग किया जाता है। जैसे ये वायर देखो, इस वायर के अंदर जो है तांबे का तार, एकदम पतला तार जो है उसका उपयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। तो धातुओं में लचीलापन होता है और वे लंबे लंबे तारों में भी विभक्त हो जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, ये सब जो है इस लचीलेपन का उदाहरण बताते हैं। अब अगला धातु का अगला गुण है वो है धातु ऊष्मा का चालक होता है और ऊष्मा का चालक होता है। अब जैसे आपने देखा है कि आप घरों में मम्मियाँ रोटी बनाती है और अगर हैंडल लोहे का रहता है और अगर हम गलती से पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, गरम लगता है। इसका कारण ये है कि जो धातु होती है वो ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। इसका कारण क्या है कि जो धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं और आसानी से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो इसीलिए जो धातु है वो ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं और अगर हम वो हैंडल पकड़ते हैं तो हमें वो दूसरी जगह पे भी गर्म लगता है। उसी प्रकार ऊष्मा का जो धातु है ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। और अगला गुण है धातु जो है ऊष्मा के विद्युत चालक होते हैं। अब मैंने आपको बताया जैसे तार होते हैं उसमें तांबे के, एल्यूमिनियम के, मतलब लंबे लंबे पतले तार होते हैं धातु के। ये क्या कार्य करते हैं, ये विद्युत के चालक होते हैं, ये विद्युत का संचरण करते हैं। क्योंकि विद्युत जो धातु होती है वो विद्युत का भी संचरण करती है। उसका कारण यही है कि धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं तो वो आसानी से विद्युत का स्थानांतरण होता रहता है, संचरण होता रहता है ना। तो जो वायरों के अंदर जो तार होते हैं वो काय के होते हैं, धातुओं के होते हैं। जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना। तो हमने आज कुछ विशेष गुण पढ़े हैं, धातुओं के मुख्य भौतिक गुण पढ़े हैं, जिसमें पहला है भौतिक अवस्था, दूसरा धातु चमकदार होती है, तीसरा धातु कठोर होती है, चौथा धातु ध्वनि उत्पन्न करती है, पांचवा धातुओं में घनत्व अधिक होता है, छठवां क्या है, धातु है लचीलापन होता है, सातवां धातु ऊष्मा की अच्छी चालक होती है और आठवां धातु विद्युत चालक होती है। तो आपको आज का टॉपिक समझ में आया? किसी को भी कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ लीजिए। तो मैं अब आपसे क्वेश्चन करूँगी। अच्छा, मुझे बताइए कि धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्क से जो धातु प्राप्त होती है उसको हम धातु कर्म कहते हैं। ठीक है। पारे का उपयोग कहाँ किया जाता है? पारे का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। और पारा किस प्रकार की धातु है? पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है ना। सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। वो कौन सी धातु है जिसका घनत्व कम होता है और मुलायम अवस्था में पाई जाती है? सोडियम और पोटेशियम धातु। ठीक है। तो अब हम आपका गृह कार्य, अब हम कुछ कक्षा कार्य करेंगे। कक्षा कार्य करेंगे, इसमें ये देखिए रिक्त स्थान, ठीक है, रिक्त स्थान को पूरेंगे। डैश द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु? ठीक है। फिर दूसरा, डैश एवं डैश धातु मुलायम होती है ना। फिर धातु
चमकीली डैश के कारण होती है। क्या कारण होता है कि धातु चमकीली होती है? ठीक है। अब ग्रह कार्य है आपके लिए, अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली धातुओं के नामों की सूची बनाइए। ठीक है, जो दैनिक जीवन में आप उपयोग करते हैं, जैसे खाना खाते हैं तो आप स्टील का यूज़ करते हैं, जवाहरात पहन रहे हैं तो सोने के, चांदी के। तो इस प्रकार से आप एक सूची बनाइए कि किन धातुओं का आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। थैंक यू।